नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आशु जी के ट्रिक पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की या एक ऐसी महानुभूति की जिसने भारत को बदल कर रख दिया। अपने भारत निर्माता कहलाए, संविधान निर्माता, संविधान के जनक, संविधान की जननी के विराव के अनुसार जिन्होंने कानून बनाया, कमेटी बनाई, कमेटी के अध्यक्ष बने और भारत के लिए भारत का सबसे लंबा संविधान लिखा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने समानता के ऊपर काम किया, सबको इक्वलिटी का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन पर्यंत काम किया और जीवन में एक ऐसा लीडर जिसने जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष किया और अपने समाज के लोगों को और जो निचले तबके के जो लोग हैं या जो महिलाएं हैं उनको बराबर के अधिकार दिलाए। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के जो संघर्ष हैं उनके बारे में और दूसरे पार्ट में उनकी उपलब्धियों के बारे में कि उनका पॉलिटिक्स करियर कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या किया, संविधान बनाया। दूसरे पार्ट में हम उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी इरेलीवेंट कमेंट ना करे इसके ऊपर, क्योंकि ये एक जो भी मैं आपके सामने जो रिव्यू लेके आया हूँ वो मेरे अपने नहीं है, इनकी बायोग्राफी में और इनकी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा से लिए गए हैं। उन्हीं में ये चीज़ें लिखी हुई हैं और उन्हीं के अनुसार मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ जो सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। आराम से समझना ये टॉपिक, ये बिल्कुल भी मत मानना कि अपने एग्जामिनेशन की दृष्टि से है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो पहली लाइन थी वो मैंने बोल दी और दूसरा पार्ट बनाऊंगा मैं उसकी तरह आ जाए, दूसरे पार्ट में उनके क्वेश्चन वगैरह और आ जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी समझ प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए कि जो उनके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, भीमराव अंबेडकर सर के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं या हम लोगों ने या कुछ लोगों ने उनको गलत समझा है और इसके ऊपर, इनके नाम के ऊपर जो राजनीति करते हैं जो दल या जो कमेटियां, जो अलग अलग दल बने हुए हैं वो इनके नाम पे राजनीति करते हैं, उनसे ऊपर उठ के आप एक स्टूडेंट और स्टूडेंट की तरह से ही इसको समझना होगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बेसिक से ही हम शुरुआत करेंगे और बेसिक से शुरुआत करने का मतलब ये है कि पहले हम उनका पढ़ेंगे एक छोटा सा जीवन परिचय और उसके बाद में उनका संघर्ष के ऊपर बात करेंगे, उनकी स्कूली शिक्षा और उनके संघर्ष पे। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जो जन्म होता है वो होता है, आपको पता है थोड़े दिनों पहले ही उनकी जयंती गई है 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को आता है इनका जन्म और इनके नाम में ही इनके सारे संस्कार छुपे हुए हैं। इनकी जो माता का नाम था वो था भीमा, पिताजी थे इनके कौन, इनके पिता थे राम जी और अंबेडकर थे इनके गुरु जिनका नाम था करशन केशव अंबेडकर, जिनका नाम था करशन केशव अम्बेडकर। चूंकि ये दलित थे और दलितों को ये आज मैं नाम लूंगा, दलित हरिजन जो जो नाम आते हैं वो नाम लूंगा, उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो। लेकिन ये दलित थे तो इनके जो गुरु थे ये थे ब्राह्मण गुरु। ये क्या थे? ब्राह्मण गुरु। ये ब्राह्मण गुरु थे, मतलब ये शर्मा थे, ब्राह्मण गुरु थे ये। और इन्होंने ही अपना सरनेम इनके आगे लगाया कि कहीं इनको आगे चल के ज्यादा परेशानी ना आए, लेकिन इनको उनकी जो तपस्या थी इनसे गुजरना पड़ा था। ये ब्राह्मण गुरु थे इनके। ये इनके बारे में, इनका जो जन्म होता है, इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान
जन्म स्थान के बारे में बता दूं, इनका जन्म हुआ महू में। महू कहाँ पे आता है? एमपी। उस समय क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस या मध्य भारत या मध्य प्रांत। सेंट्रल प्रोविंस का एरिया महू में इनका जन्म होता है। और इनका जो मूल गांव है वो कहाँ था भाई? मूल गांव, ये मराठा थे, मूल गांव था इनका रत्नागिरी, महाराष्ट्र। इनका जो मूल गांव है वो कहाँ है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र। तो इनका जन्म महू में होता है। महू में कहाँ पे? महू कैंट। महू कैंट, जहाँ पे क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी रहती थी वहाँ पे। क्योंकि इनके जो पिताजी थे राम जी, इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में क्या थे ये भाई? सूबेदार थे, मेजर सूबेदार थे। अच्छी पोस्ट थी इनकी, सूबेदार। ऐसे ये निचले तबके से थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गरीब थे, गरीब नहीं थे। और जो इनके पिताजी तो ये थे, और इनके जो पूर्वज थे, भीमराव के जो पूर्वज थे, इनके दादा वगैरह पूर्वज क्या थे? इनके जो वो थे ब्रिटिश ईस्ट, BIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे? सैनिक थे भाई। ठीक है, समझ गए? मतलब ये शुरुआत से ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन जो सेना थी उनके साथ जुड़े हुए थे। ये इनके जीवन के बारे में परिचय में बता देता हूँ। 1851 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? महू कैंट में। और जो इनके पिताजी हैं भीमराव रामजी अम्बेडकर, 1894 में क्या ले लेते हैं? ये रिटायर ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और जो ये परिवार है, इनका जो परिवार है वो कहाँ चला जाता है? सतारा चला जाता है, सतारा चला जाता है। सतारा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है, रत्नागिरी के आसपास ही है। तो परिवार कहाँ चला गया इनका? सतारा चला गया। और सतारा में ही अम्बेडकर जी की क्या हो जाती है? जो अम्बेडकर जी की माता है, इनका निधन हो जाता है, माता का निधन। तो जो अम्बेडकर जी थे, ये 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। तो इनकी जो भाई बहनों की, इनकी जो परवरिश करते हैं वो करती है इनकी आंटी। इनकी आंटी के बारे में इन्होंने लिखा है कि वो बहुत ही दयालु, प्रवृत्ति की और कम हाइट की एक लेडी थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा में उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। तो इनकी माता का निधन हो जाता है। मात्र 4-5 साल की उम्र रही होगी कि अम्बेडकर जी की माता का निधन हो जाता है, और इनके पिता ले लेते हैं रिटायरमेंट। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। समझ गए? इतनी बात इनका हम पढ़ रहे हैं जीवन परिचय। फिर पढ़ेंगे इनका संघर्ष कि इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे इनका संघर्ष। परिवार सतारा चला गया 1894 में पिताजी की रिटायरमेंट के बाद। तो अब इनकी उम्र भी हो गई थी स्कूल जाने की। तो स्कूल में उस समय दलितों के थे ये। अब मैं बताता हूँ कि दलित क्या होते हैं। इनकी जो जाति थी, इनकी जो जाति थी, इनकी क्या? महार जाति, महार जाति के थे, महार जाति के। और जो इनका गोत्र था, वो था सकपाल। महार जाति के थे और सकपाल लगाते थे, जैसे राम जी सकपाल, इस हिसाब से। ये किस जाति के थे? महार जाति के।
तो मतलब ये क्या थे, दलित थे। और अब मैं बताता हूं, आप 2 मिनट मेरी बात सुनना, कोई भी अन्यथा ना ले, इस बात को बुरा भी ना माने कि उस समय दलित होना सबसे बड़ा अभिशाप था। हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से, हम लड़ रहे थे सारे भारतवासी किससे, अंग्रेजों से, अपनी आज़ादी के लिए। 1857 के बाद से ही पूरी पुरजोर से शुरुआत हो गई थी अंग्रेजों से लड़ने की। और जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे वो लड़ रहे थे किससे, अंग्रेजों से। लेकिन दूसरी तरफ हमें सिर्फ जो उच्च कुल के थे, जो एक तो है अपर कैटेगरी, एक है लोअर कैटेगरी, लोअर कास्ट अपर कास्ट, जो अपर कास्ट के लोग थे उनको लड़ना था केवल अंग्रेजों से। लेकिन जो दलित थे, जो लोअर कास्ट में आते थे, जो दलित थे, उनको लड़ना था, दो आज़ादी चाहिए थी उनको अंग्रेजों की जो लड़ाई है वो लड़ाई तो लड़ ही रहे थे वो, लेकिन उनको दूसरी लड़ाई या दूसरी जो आज़ादी चाहिए थी वो चाहिए थी अपने ही लोगों से, जो अपर कास्ट के, जो सवर्ण हिंदू थे, अपर कास्ट के जो हिंदू थे, उन्हीं से उनको आज़ादी चाहिए थी। क्योंकि इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था कि इनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। दलितों के साथ उस समय क्या क्या हो रहा था और कैसे भीमराव अंबेडकर को इतना आगे आना पड़ा, इतना स्टैंड लेना पड़ा कि दलितों को उस समय स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। छोटी बात है ये, स्कूल में एडमिशन ना मिलना बिल्कुल भी छोटी बात है। उस समय स्कूल में एडमिशन ना मिलना बिल्कुल भी छोटी बात थी। आगे बताता हूँ इनके साथ क्या क्या होता था। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। यह लिख देता हूँ मैं, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। दलित जाति के थे, दलित थे, महार जाति के थे। अब ये जाना चाहते हैं स्कूल में, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल में इन्हें एडमिशन नहीं मिला। देखो इनकी स्कूल के बारे में संघर्ष बता दूं मैं। स्कूल, इनको स्कूल में जाते हैं, इनके पिताजी बात करते हैं, लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। क्योंकि इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें सूबेदार थे, ऊंचे ओहदे पे रहे हुए थे। तो ब्रिटिश आर्मी के किसी अफसर के पास जाते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, तो आप कैसे भी करके किसी स्कूल में इनको एडमिशन दिलाओ। सतारा के एक स्कूल में इनका एडमिशन हो जाता है। कहाँ पे, सतारा स्कूल में इनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन इनके साथ यहाँ क्या होता है, एक देखो, एक 5-6 साल की उम्र का जो बालक रहा होगा उसका संघर्ष देखिए आप, कि कैसे वो एक बड़ा होने के बाद में एक इतना बड़ा लीडर बना। देखो 2 चीजें होती है, एक अंबानी का बेटा आज कोई बड़ा बिजनेसमैन बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी नींव भरी हुई है। लेकिन एक अपना एक किसान जो खेतों में काम कर रहा है, उसका कोई बेटा या उसकी कोई बेटा या बेटी जाके कोई बड़ा बिजनेसमैन बने, तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि उसने कितने संघर्ष किए होंगे, कितने कांटों पे चला होगा, कहाँ उसने, आज का टाइम ऐसा है कि कहाँ वो घूस दे के उसने अपनी कंपनी बनाई होगी, कैसे कैसे लोगों से मिला होगा, कैसे कैसे नेताओं से उनका पाला पड़ा होगा, कैसे कैसे जो समाज सेवा के नाम पर ढोंग कर रहे हैं उन लोगों से उनका पाला पड़ा होगा। तो सतारा स्कूल में जाता है अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जाते हैं सतारा स्कूल में। और सतारा स्कूल में जाते ही क्या होता है, इनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता। मैं मारकर बहुत कम चलाऊंगा, बात ही करूंगा। इनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता। और क्लास में नहीं बैठने दिया जाता जो दलित बच्चे थे, जिनको एडमिशन किसी अप्रोच की वजह से मिल गया, अप्रोच भी किसकी, ब्रिटिशर्स की अप्रोच थी कोई थोड़ी बहुत, उनकी वजह से इन दलितों को एडमिशन मिलता था स्कूल में। तो स्कूल में जो गेट था कमरे का, उसके बाहर बैठ के पढ़ाई करते थे। ये मान लो गेट, ये बोर्ड मान लो, यहाँ से एक गेट ये कमरे का गेट ये, बाकी के बच्चे अंदर बैठ के पढ़ाई करते थे। लेकिन ये यहाँ बाहर बैठ के केवल टीचर की बात सुन के, केवल यहाँ गेट के बाहर बैठ के। एक बार टीचर ने इनको किसी पीटने के हिसाब से कि कैसे कैसे करके इन पे खुन्नस निकाल दें भाई, तो इनको किसी एक मैथ का क्वेश्चन था, उसके लिए बोर्ड पे बुला लिया गया इनको। तो बोर्ड के यहाँ पे लंच बॉक्स पड़े थे इन बच्चों के, टिफिन पड़े थे, कोसले, उस समय कोसले ही थे। तो ये जो ही यहाँ से चल के आते हैं अम्बेडकर जी, तो ये बच्चे सारे भाग के बोर्ड के पास जाके अपने अपने टिफिन उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं, कि अम्बेडकर जी खा जाएंगे टिफिन? नहीं, इनकी छाया ना पड़ जाए, किसी दलित की छाया,
यदि अपर कास्ट के व्यक्ति के ऊपर या उसके समान पे पड़ जाती है तो वो अपवित्र हो जाती थी उस समय। समझ रहे हैं आप कि कहाँ तक अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत की बीमारी कहाँ तक थी, छाया से नफरत थी भाई। तो लोग दलित को छू नहीं सकते, वो छोटी बात है। छोटी बात तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि उस समय वो छोटी बात थी, लेकिन उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। ये है बड़ी बात है कि छाया कहीं उसकी छाया पड़ गई उस चीज के ऊपर तो वो भी अपवित्र हो जाएगी। अब स्कूल में इनके साथ ये हुआ, स्कूल में बाहर बैठना, स्कूल में जाएंगे तो पानी पियेंगे भाई। एक तो इनके साथ वो खेलना वेलना बहुत दूर की बात थी, कौन खेलेगा भाई, कोई नहीं खेलेगा। तो पानी पीने के लिए इनके क्या था कि चपड़ासी ऐसे कुछ प्रकाश मिट्टी विट्टी का कुछ बना रखा था, ले वो लगा के गोबर का और उसका कच्ची मिट्टी का बना ले वो लगाते हैं ना, ऐसे वो नाली सी बना रखी थी। उस नाली में ऐसे चपड़ासी पानी उठा के बाल्टी के उसमें डाल देता और ये जो एक दो दलित बच्चे थे ये क्या करते उस पानी को ऐसे उठाते और ऐसे पी लेते हैं। देखो एक बच्चे की मनोदशा उस समय क्या रही होगी, जो उसके साथ वालों को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि वो उस समय तक बच्चा समझता नहीं है कि मैं दलित हूँ क्या हूँ। उस समय उस बच्चे की मनोदशा क्या रही होगी, पानी नहीं मिलता था। यदि किसी संयोगवश चपड़ासी स्कूल में नहीं आया तो उस दिन पूरे दिन प्यासे रहते थे। एक बार इन्होंने किसी इनके इंसिडेंट बता रहा हूँ कि इनको इतनी प्रेरणा कहाँ से मिली कि जब ये इतने नीचे तबके से ऊपर उठे तो इतना ऊपर उठे, ऊपर इतना ऊपर उठे कि सारा आसमान छोटा पड़ गया। सारे जो तारे सितारे हैं इनकी उपलब्धियों के सामने वो छोटी पड़ गई सारी। तो इनको एक बार इन्होंने किसी कुएं से पानी पी लिया भाई, रास्ते में प्यास लगी तो कुएं से पानी पी लिया। तो जो अपर कास्ट के सवर्ण हिंदू थे उन्होंने उनको देख लिया पानी पीते हुए, तो इनको इतना मारा पिटा गया, इतना मारा पिटा गया इनको, और इनको कसम खिलाई गई सारी चीजों की कि तुमको इसी शर्त पे हम छोड़ेंगे कि तुम दोबारा इस कुएं के पास से नहीं निकलेगा, तेरी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए इस कुएं के ऊपर। ठीक है। एक बार इनके साथ इंसिडेंट सुनो। एक बार ये किसी रिक्शा में बैठ के जा रहे थे, कपड़े अच्छे पहनते थे क्योंकि पैसे वाली प्रॉब्लम नहीं थी इनके साथ, ऐसे नहीं थे कि गरीब थे भाई, पिताजी के पास इतने थोड़े बहुत पैसे थे, ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन इतने थोड़े बहुत पैसे थे कि इनका काम चल सकता हो। एक बार ये किसी रिक्शा में बैठ के जा रहे थे सतारा के उधर, और रिक्शे वाले को बीच रास्ते में पता चल गया कि ये तो क्या है, दलित है, ये इनके भाई थे दलित है। तो इनको बीच रास्ते में उतार दिया, और बीच रास्ते में उतार के इनके साथ क्या किया कि तुम मुझसे डबल किराया, ये बोले रिक्वेस्ट की कि हमें ले चलो, धूप बहुत है हमें ले चलो, ये शायद रात का टाइम रहा होगा। तो रिक्शा वाला ने तो इनसे डबल किराया लिया, रिक्शे वाला तो बैठा पीछे, और इन्होंने रिक्शा चला के लेके गए कि रिक्शा तुम ही चलाओगे, मेरे रिक्शे को अपवित्र कर दिया, मैं तुमको ले जा नहीं सकता, और डबल किराया ले रहा है अगला, और इनको पीछे बिठा के ले जा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं हैं ये, इनके साथ बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। कुएं में इनको पानी नहीं मिलता था, रिक्शा में इनको रिक्शा चला के खुद को ले जाना पड़ता था और किराया भी देना पड़ता था। अब ऐसे करते करते ये इतने तंग आ गए थे कि इन्होंने पिताजी को बोला कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट इन्होंने देख लिए। इन्होंने पिताजी को बोला कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तो इनके पिताजी ने बोला कि यही व्यवस्था तो आपको बदलनी है, जो समाज में ये व्यवस्था चल रही है, जो वर्ण व्यवस्था चल रही है, छुआछूत की अनटचेबिलिटी की जो समस्याएं चल रही हैं, यही तो आपको बदलनी है। लेकिन फिर भी इनका दिमाग नहीं माना, और इन्होंने एक रात सोचा कि अपन चुपचाप घर से निकल के बॉम्बे चले जाते हैं। भाई महाराष्ट्र में बॉम्बे एक शहर था उस समय, बॉम्बे चले जाते हैं, और वहां पे जाके वहां पे ऐसा अपने साथ ऐसा भेदभाव नहीं होगा, और वहां पे जाके अपन कुछ कमाई दमाई करते हैं और अपने परिवार की सहायता करते हैं, क्योंकि 14 भाई बहनों में थे ये, और लास्ट में तक कहते हैं कि इनके 3 भाई बहन ही जिंदा बचे। देखो इनकी संघर्ष की कहानी देखो, डॉक्टर इनका इलाज नहीं करता। आज जो कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, डॉक्टर दूर से देखता था ना, उस समय दलितों को डॉक्टर देखता नहीं था, डॉक्टर इलाज नहीं करते, इलाज नहीं करते। इनकी माताजी को दवाई नहीं दी गई, तो इनके कारण इनकी माताजी खत्म हो गई, मर गई। इनको हम गरीब मान नहीं सकते, क्योंकि इनके पिताजी जो मेजर सूबेदार थे आर्मी में, तो इनके पास इतने थोड़े बहुत पैसे जरूर थे कि ये अपना इलाज करवा सके, लेकिन इनका इलाज नहीं के कारण इनकी माताजी मर गई, और इनके 11 भाई बहन मर गए, भाई बहन मर गए।
किसके कारण? इलाज के कारण। एक इंसान अपनी जिंदगी में और क्या क्या देखे कि केवल डॉक्टर ने उनका इलाज नहीं किया, दवाई नहीं दी, दूर से ऐसे बिना देखे दवाई फेंक के दे देते कि लो ले लो। आज डॉक्टर जो कोरोना में जैसे इलाज कर रहे हैं, दूर से दवाई दे रहे हैं, वो उस समय किया जाता था इनका। ठीक है, ये भी एक चीज़ है इनका। डॉक्टर इलाज नहीं करते, 11 भाई बहन इनके मर गए। अब ये सोचे कि मैं बॉम्बे चला जाता हूँ और वहाँ पे मुंबई चला जाता हूँ और वहाँ पे कुछ कमाई धमाई कर लूँगा। तो अब पैसे कहाँ से जाने के लिए? तो इनकी जो आंटी थी, जिनको इनकी माताजी के मृत्यु के बाद इनकी आंटी ने इनको पाला पोसा बड़ा किया, तो एक रात इन्होंने सोचा कि आंटी के जो पैसे हैं वो यहाँ कमर से बांध के रखती थी, एक पर्स बटुआ टाइप का, कि वो खोल ले जाते हैं और उसमें से अपन पैसे ले लेंगे, चुरा लेंगे और अपना खर्चा चल जाएगा और इतने में अपन वहां जाके कोई काम कर लेंगे। तो ये 3 रातों के सफल प्रयास के बाद चौथी रात को वो खोलने में सफल हो जाते हैं यहाँ वाला वो बेल्ट। और जब वो खोल के चलते हैं, घर से बाहर जाके देखते हैं तो उसमें आधा आना था भाई। कितना था? आधा आना। और वही अम्बेडकर के जीवन में छाप छोड़ गया, वही आधा आना। कि उन्होंने सोचा कि अपन तो ये सोचते थे कि अपना परिवार बहुत अमीर है, लेकिन अपने पास तो आधा नहीं है और इनसे अपना घर भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं यही चोरी करने जा रहा था। तो वहाँ से इन्होंने सोचा कि मुझे यदि इस व्यवस्था को बदलना है तो एक ही चीज़ बदल सकती है, वो है मेरी एजुकेशन। तो इसके बाद में ये कहाँ चले गए? सतारा स्कूल के बाद में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद सतारा में ये इंसिडेंट होते हैं इनके पास, इनके साथ। और ये बहुत ही अर्ली स्टेज में 1897 में कहाँ चले गए भाई? ये 1897 में चले गए मुंबई। और मुंबई में कहाँ? 1897 में कहाँ चले गए? ये मुंबई चले गए। और मुंबई में कौन सी स्कूल में? एल्फिंस्टन हाई स्कूल। कौन सी स्कूल? एल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे चले गए भाई। ये एल्फिंस्टन, क्योंकि इनके पिताजी को पता था कि यहाँ इनके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। हाई स्कूल बॉम्बे, इसे ही क्या कहा गया? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। इसे बाद में क्या कहा? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। और यहाँ से इन्होंने क्या की थी? बीए तक की पढ़ाई की थी भाई। ये पहले लिख देता हूँ, बीए आ रहा होगा इसमें। बीए तक की पढ़ाई की थी यहाँ पे। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में चले गए। अब यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे जाते ही एक भाषा लेनी पड़ती है, सारे बच्चे जो लेते हैं, संस्कृत भाषा। भाई संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे उस समय, लेकिन इनको संस्कृत भाषा नहीं लेने दी गई। बोला तुम दलित होके हमारे वेदों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ये देखो तुम, एक अनटचेबिलिटी की समस्या देखो कितनी खतरनाक थी। कहाँ अंग्रेज, कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे हम अंग्रेजों से आजादी की? वो लड़ाई थी ही नहीं। जो एक अलग ही समुदाय था, दलित समुदाय था, एक अलग ही समुदाय था, दलित समुदाय था, वो तो दूसरी लड़ाई लड़ रहा था। अंग्रेजों से लड़ाई तो आधा भारत ही लड़ रहा था। मुस्लिम लीग, सिख, ये अलग हो ही रहे थे धीरे धीरे। समस्या देखो, संस्कृत नहीं लेने दी गई तो इन्होंने मजबूरी वंश कौन सी भाषा में पढ़ाई की? वहां पे फारसी भाषा, जो आगे चल के इनके बहुत काम आई। लेकिन इनको पढ़ाई किस भाषा में करनी पड़ी? वहां पे फारसी भाषा में पढ़ाई करनी पड़ी। अब सुनो, पार्क में बैठ के, दिन में धूप में पार्क में बैठ कर पढ़ाई करते थे। पार्क में बैठ कर पढ़ाई करते थे। पार्क के सामने एक समाज सेवी थे, समाज सेवी, एक समाज सेवी थे, उनका ऑफिस था। समाज सेवी थे, वो राइटर भी थे और इनका इनकी जिंदगी पे काफी प्रभाव रहा है, जिनका नाम था दादा केलुस्कर। तो दादा केलुस्कर इनको देखते थे कि पार्क में बैठ के बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो दादा केलुस्कर एक दिन इसको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई आओ मेरे पास बैठो। तो ये बैठने से मना कर देते हैं, बोल देते हैं, सीधा बोल देते हैं फ्रैंकली,
क्योंकि प्रेम की मैं तो दलित हूँ, मैं बैठ नहीं सकता। तो दादा जो केलुस्कर थे वो समाज सेवी थे और राइटर थे, वो भी इन्हीं समाज के लिए काम कर रहे थे। तो वो इनको समझाते हैं कि ऐसे भेदभाव में, ऐसे जो अनटचेबिलिटी की समस्या है इसमें मैं विश्वास नहीं करता, छुआछूत पे मैं विश्वास नहीं करता। तो इनको अपने पास बैठाते हैं और पूछते हैं कि भाई आप कॉलेज में पढ़ो ना, कॉलेज में लाइब्रेरी है, वहां पे बैठ के पढ़ो। तो इन्होंने क्या कहा उस समय, एक मासूमियत भरे कि मुझे, एक मासूम चेहरे से ये क्या कहते हैं कि मुझे तो बैठने ही नहीं दिया जाता, लाइब्रेरी में मुझे कोई बैठने ही नहीं देता, मैं तो क्लास में नहीं बैठ पाता। एल्फिंस्टन हाई स्कूल, इसका नाम देखोगे आप, यदि नेट पे भी कुछ इसके बारे में जानकारी मिल जाए तो उस समय की सबसे अच्छी स्कूल, उस समय की सबसे अच्छी स्कूलों में से एक स्कूल एल्फिंस्टन हाई स्कूल। उसमें ये हो रहा है कि इनको संस्कृत नहीं लेने देगी, इनको फारसी भाषा में पढ़ना पड़ा, पार्क में बैठ के पढ़ाई करते थे क्योंकि इनको लाइब्रेरी में नहीं बैठने दिया जाता था। तो दादा केलुस्कर ने क्या किया, इनको पार्क में बैठाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और बौद्ध धर्म की शिक्षा का ही इनके जीवन पे सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। ये जो बात करते हैं अपने संविधान में भी लिखी हुई है, अपने प्रीलिम्स में, प्रस्तावना में भी लिखी हुई है कि समानता अखंडता, तो वो यहाँ से ही आई इनके मन में कि बौद्ध धर्म में सभी धर्मों को समान माना गया, सभी में, सभी को, कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है। तो इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी किसने, दादा केलुस्कर ने। किसकी शिक्षा देते हैं इनको, बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं। और 1897 से 1906 तक इनकी क्या हो जाती है, इनकी शिक्षा की पूरी हो जाती, इनकी जो बीए है यूनिवर्सिटी एल्फिंस्टन हाई स्कूल से इनकी बीए पूरी हो जाती है। और इंडिया में यहाँ तक की ही पढ़ाई संभव थी उस समय। अब इनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। देखो इनके संघर्ष चल रहे हैं, धीरे धीरे इनके भाई बहन मर रहे हैं उधर, और इनके साथ ये हो रहा है। एल्फिंस्टन हाई स्कूल आने के बाद में इनके साथ होता है संस्कृत नहीं, इनको साथ में लाइब्रेरी में नहीं बैठने दिया जाता, और भी पानी इनको यहाँ भी नहीं पीने दिया जाता था। पानी की तो सबसे बड़ी समस्या थी। अब मैं बताता हूँ आपको आगे। यहां से इन्होंने बीए की एल्फिंस्टन हाई स्कूल से, और 1906 में, 1906 का पीरियड आता है, उस समय इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। 1906 में इनकी शादी हो जाती है। इनकी एज देखो कितनी रही होगी, 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। किससे, 9 साल की रमाबाई से। 9 साल की, जो वाइफ थी वो उस समय थी 9 साल की रमाबाई, और ये कितने थे, 15 साल के। 15-16 साल की उम्र में तक इनके आते आते इनकी 1906 तक नहीं होती इनकी पढ़ाई कंप्लीट, मतलब ये इस समय तक पढ़ी रहे थे। और 1913 में इंडिया में इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। और इन्हीं के साथ इनको देखो गिफ्ट क्या मिलता है, एल्फिंस्टन हाई स्कूल से इनकी बीए कंप्लीट हो गई। 1913 में इनके पिताजी की मृत्यु, पिता की मृत्यु। और 1913 में इनको कहाँ जाना, यूएस जाना। तो 1913 में ये कहाँ चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। और अब मैं बताता हूँ कि यूएस की इनकी जर्नी कैसी थी। जो मैंने बताया कि दादा केलुस्कर, इनकी सहायता, एल्फिंस्टन हाई स्कूल के जो पार्क में दादा केलुस्कर ने इनको बैठा के बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दी। 1913 में जब ये यूएस जाते हैं तो कैसे जाते हैं, उस समय अपना एक बड़ौदा स्टेट के जो सयाजीराव तृतीय शासक थे, बड़ौदा स्टेट के जो शासक थे उनका नाम था बड़ौदा के शासक, उनका नाम लिख देता हूं। इनके जीवन में बहुत कम लोगों का योगदान था आगे बढ़ने में। सयाजीराव तृतीय, इस बड़ौदा स्टेट के जो शासक थे उस समय के थे सयाजीराव तृतीय, या बड़ौदा स्टेट के जो दीवान थे, ऐसा कुछ इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो ये क्या है कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये प्रमोट करते थे। ये क्या है कि शिक्षा के प्रेमी थे भाई, ये किसी में भेदभाव नहीं करते थे और ये शिक्षा के प्रेमी थे। तो जो दादा केलुस्कर है उनकी जानकारी इनसे थी। दादा केलुस्कर ने बड़ौदा स्टेट के जो सयाजीराव तृतीय यहाँ के जो शासक हैं उनसे मिलवाया और कहा कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप ये मान सकते हो कि यहाँ तक पहुंचा है, पहला दलित था इस स्कूल में एडमिशन लेने वाला, पहला दलित है, पहला दलित।
पहला दलित था इस स्कूल में एडमिशन लेने वाला। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ तक पढ़ाई में ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये। तो 1913 में फिर बड़ौदा स्टेट के जो शाजीराव देते हैं, ये क्या देते हैं इनको, छात्रवृत्ति देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं इनको। इनको क्या देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। कितनी छात्रवृत्ति भी, स्कॉलरशिप भी कितनी देते हैं इनको, 25 रुपये पर मंथ की इनको छात्रवृत्ति के ऊपर कहाँ भेज देते हैं, बड़ौदा स्टेट के जो शाजीराव तीर्थे हैं वो इनको भेज देते हैं कहाँ पे, यूएस भेज देते हैं। तो 1913 में ये कहाँ चले गए, यूएस चले गए भाई। अब मैं आगे बताता हूँ कि यूएस जाने के बाद में क्या क्या करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब वहाँ कम उस समय सारा ही समाज घर्षित था। वहां भी जैसे बाहर थे अंग्रेजों में गोरे काले, काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों में भेदभाव चल रहा था। जैसे अपने बराक ओबामा है, उन्होंने भी ये समस्या का सामना किया है। उन्होंने खुद भी ये कहा कि यदि बराक ओबामा एक बार भारत आए थे तो उन्होंने खुद ये कहा कि यदि हम अम्बेडकर जैसे महापुरुष हमारे देश में पैदा होते, क्या कहा उन्होंने, जब तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के बराक ओबामा, जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा कि यदि भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष यदि हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य की तरह पूजते हैं। और एक अपने देश की विडंबना देखो कि उनके पुतले तोड़े जा रहे हैं, उनके नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, जबकि वो एक ऐसे शख्स थे जो इन सबसे बहुत ऊपर उठ के थे, इन सबसे बहुत ऊंचे उठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के उनके संघर्ष देखो। अब 1913 में वो यूएस चले गए, और वहां पे जाके क्या किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है उनको, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है उनको। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो क्या करते हैं, अपनी बीए की थी तो एमए और पीएचडी ये और कर लेते हैं। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए और पीएचडी कर लेते हैं। और यहाँ पे इनका एक दोस्त बना जो इनका लाइफ टाइम दोस्त रहा। मैं कह रहा हूँ कि इनकी जिंदगी में बहुत कम अच्छे लोग थे। अभी तक अपने सामने है दादा केलुस्कर, अभी तक अपने सामने है इनका गुरुकृष्ण केशव अम्बेडकर, और अभी एक सामने हो रहा है इनका जो लाइफ टाइम दोस्त रहा वो था कौन, नवल, एक पारसी था जो था नवल किशोर पारसी। ये इनका लाइफ टाइम जो रहा दोस्त रहा भाई भीमराव जी अंबेडकर का, नवल किशोर पारसी, ठीक है। और ये 1917 में इनकी स्कॉलरशिप क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है भाई। छात्रवृत्ति क्या हो जाती है, समाप्त है, छात्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। और इसी समय क्या चल रहा था भाई, पूरा भारत था, पूरे इंग्लैंड की जो कंट्री थी वो प्रथम विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। तो वहां पे रहने का भी माहौल इतना अच्छा नहीं था। और इधर इनके साथ इंसिडेंट ये होते हैं कि घर में इनका जो बेटा था गंगाधर राव, उसकी मृत्यु हो जाती है इलाज के अभाव में। देखो बाप पढ़ रहा है यूएस में शिक्षा ले रहा है और उनके बेटे की मृत्यु हो रही है यहाँ पे घर पे। ये तो ये इनकी पत्नी को ना चाहते हुए भाई खबर पहुंचाती है तो वो एकदम से ये टूट जाते हैं। लेकिन वहां भी ये रुके नहीं। ऐसे कोई आम इंसान होता तो वो हर जगह बैठ जाता, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में इतने संघर्ष किए कि कहीं भी नहीं रुके। तो इनकी भारत में इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। 1917 में छात्रवृत्ति समाप्त और वापस आते हैं इंडिया। कहाँ पे आते हैं, भारत। अब भारत तो वही था, भारत को बदलने वाला थोड़ा था 4-5 सालों में। तो उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध था तो एक जर्मन पनडुब्बी थी जो जिस बोट से ये आ रहे थे उस बोट में जगह कम थी, इनकी टिकट की क्या तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, तो उसमें इन्होंने अपने बक्से वगैरह वो सब तो उसमें रख दिए। ये आए दूसरी बोट से, मतलब अपन ये करते हैं कि एक बस में तो अपना सामान रख देते हैं और अपन आते हैं दूसरी बस से कि भाई उस बस में फिर को जगह नहीं मिली है, सामान अपना वहाँ अपने को मिल जाएगा आगे स्टैंड पे। तो इसी प्रकार इनके साथ होता है। तो जिस जहाज से ये आ रहे थे उस जहाज से ये आ नहीं पाए और उससे पीछे वाले जहाज से आए, तो जिसमें ये आ रहे थे उसमें इन्होंने अपनी बुक रख दी। तो जर्मन पनडुब्बी ने उस जहाज पे हमला किया और उसको तहस नहस कर दिया। तो वहाँ पर इनकी जो थीसिस थी जो इनकी किताबें लिखी हुई थी वो सारी की सारी उसमें क्या की, डूब गई समुद्र में। इन्होंने लिखी थी वहाँ पे 1765 से अब तक का
यूएस में लिखा था इन्होंने 1765 का, 1765 से अब तक का भारत का आर्थिक विकास, ये थीसिस लिखी थी भाई वहां पे इन्होंने। 1765 से अब तक का भारत का आर्थिक विकास। तो ये सारी की सारी समुद्र में डूब जाती है, लेकिन इनका जो ज्ञान था वो तो दिमाग में था, वो तो डूबने वाला में से था ही नहीं। तो वापिस आते हैं भारत, वापिस आते हैं, और वापिस आते ही कहाँ जाना पड़ता है इनको? बड़ौदा। बड़ौदा क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जैसे बड़ौदा स्टेट के जो शाहजीराव तृतीय थे या जो वहाँ के दीवान थे, उन्होंने वो लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते थे। बस 4 लड़कों को भेजा था उन्होंने बाहर पीएचडी में करने के लिए, उनमें से भीमराव अम्बेडकर भी एक थे। तो लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते थे, तो वो कुछ समय वापिस आके कुछ समय क्या करते थे, इनकी बड़ौदा स्टेट में अपनी सेवाएं देते थे। वो उनको फ्री में देनी पड़ती थी। जैसे अपने सूरजगढ़ में भाटिया आश्रम है, तो वहाँ पे कोई आरएस की की तैयारी करता, तो वो सिलेक्शन होने के बाद में जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक वो वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। अनिवार्य रूप से देनी पड़ती है वहाँ पे उनको वो सेवाएं, और ये एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि भाई अपने लिए इन्होंने इतना किया है तो अपन भी इसके लिए इतना करेंगे। तो ये भारत आते हैं और कहाँ जाते हैं? बड़ौदा जाते हैं, कि कहते हैं कि भाई मुझे मेरी दे दो कि मुझे क्या करना है। अब देखो भारत तो भारत ही था, मिटा रहा हूं मैं इसको। बड़ौदा स्टेट में जाते हैं, बड़ौदा। अभी बड़ौदा में गए तो वहां पे इनको जो सेना थी, बड़ौदा की जो शाही सेना थी, उनका क्या बना दिया? सेना का सचिव बना दिया। मतलब यहाँ पे इनको जो नौकरी मिली वो मिली मुख्य सचिव की, मुख्य सचिव की नौकरी मिली। और इनके भाई को वहां पे नौकरी, इनके भाई और इनके बड़े भाई गए थे, ये दोनों गए थे। 14 भाई बहनों में 2 भाई जिंदा बचे थे, सारे मर गए इलाज के अभाव में, क्योंकि ये मुख्य सचिव की नौकरी मिली। चीफ सेक्रेटरी, मतलब समझ सकते हो उस समय का आर्मी में चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे उनके आधार पर। अब ऑफिस में गए, नहीं सबसे पहले तो घर के लिए बता देता हूँ, किसी ने भी इनको घर नहीं दिया। इन्होंने ये बता दिया कि मैं सेना में मुख्य सचिव हूँ, चीफ सेक्रेटरी हूँ, लेकिन किसी ने भी घर नहीं दिया इनको। आप सोच सकते हो कि मानसिकता कितनी संकीर्ण थी। मैं सारी चीजें 2 वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, नहीं कर पाऊं, कितनी संकीर्ण मानसिकता थी। छोटी सी 2 चीजें बता देता हूं। दलित, पानी नहीं, पानी नहीं, इनकी छाया नहीं, पदचिन्ह, ये चीज देखो कितनी बड़ी बेइज्जती करने वाली है। छाया और पदचिन्ह, पानी नहीं, छाया नहीं। छाया मतलब मेरी छाया, यदि मैं दलित हूं तो मेरी छाया दूसरे के ऊपर पड़नी नहीं चाहिए, जो सवर्ण हिंदू या अपर कास्ट का हो। पदचिन्ह का मतलब ये अपनी कमर पे यहाँ पे 2 झाड़ू बांध के चलते थे, कि मैं जो चल रहा हूं मेरे पाँव के जो चिन्ह मंड रहे हैं ना, वो साफ होते हुए चले पीछे से। दलितों की ये कहानी थी, जो साफ होते हुए चले कि उनके ऊपर किसी और अपर कास्ट के व्यक्ति के पाँव ना पड़े। छाया की ये कहानी थी कि जैसे ये रास्ता है, यहाँ पे व्यक्ति जा रहे हैं, तो जो दलित आता था वो आवाज करते हुए आता था, जोर जोर से बोलते हुए कि हम आ रहे हैं, या जो भी इनका जो भी वाक्य था वो बोलते हुए आता था कि कोई सवर्ण हिंदू या जो कोई अपर कास्ट का व्यक्ति आ रहा है वो साइड में हो जाए और इनकी छाया ना पड़ जाए। तो इनको बोलते हुए आना पड़ता था। कुएं पे ये लोग पानी नहीं पी सकते थे, पदचिन्ह इनके टिकने नहीं चाहिए थे, इनके ऊपर इतना कुछ हो रहा था। ये मैं चीजें बताइए आपको। अब घर नहीं मिला, ये सड़कों पे सोए थे वहां पे। भाई किसी आदमी का धैर्य देखो आप, धैर्य इसे कहते हैं। सेना में मुख्य सेक्रेटरी है, अमेरिका से एमए पीएचडी करके आया, जो कोई भी भारतीय नहीं कर पाया। मतलब किसी ने की होगी, लेकिन एक दलित कोई भी नहीं कर पाया, और वो सबसे बड़े स्कॉलर थे ये।
कहते हैं कि 32 डिग्रियां थी इनके पास, किसी के पास नहीं थी। मजबूरी वंश इनको संविधान सभा में इन सारों में इनको लेना पड़ा था, लेना कोई नहीं चाहता था। तो घर नहीं मिला इनको कहीं भी। थोड़े दिनों तक ये किसी एक होटल में झूठे पारसी बन के रहे, लेकिन वहां भी लोगों को पता चल गया और इनको धक्के मार के इनके सामान के साथ बाहर फेंक दिया। कि उसको फेंक रहे हैं बाहर, सेना के मुख्य सचिव को। ये देखो, अब बताता हूँ ऑफिस में क्या होता है इनके साथ। ऑफिस गए, ऑफिस में सबसे पहले जानते तो एक ही लड़ाई, पानी नहीं मिलता। इनके जो साथी थे वो इनको पानी नहीं पीने देते थे। ठीक है, 1917 की बात है। वापस आते ही लग गए थे अपने जॉब पे। टाइम वेस्ट करना इनको नहीं आता था। जो चपरासी था, चपरासी क्या था भाई, ऊंचे कुल का था, भाई ऊंचे जाति का था, अपर कास्ट का था। चपरासी इनको फाइल फेंक कर देता था। भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि कई कई बार चपरासी इनके मुंह पे फाइल फेंक देता था, ऐसे मुंह पे, और मुंह पे आके लगती थी, ये बैठे बैठे काम करते रहते थे, इनको फाइल फेंक के देता था। अब करें क्या इंसान, क्या यहाँ पे जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाए। भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ पे भी जॉब नहीं कर पाए और ये वापस आते हैं स्टेट ऑफ बड़ौदा के पास। बड़ौदा स्टेट के जो दीवान है उनसे अपनी बातें बताते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। भाई इस जातिगत व्यवस्था है, इसके खिलाफ इतना जल्दी कोई स्टैंड लेने वाला था नहीं और कोई ले भी नहीं सकता था। इतना जल्दी स्टैंड इसके खिलाफ है क्योंकि ये लोगों के दिलों में घर कर गई थी, लोगों के दिमाग में बस गई थी व्यवस्था। जिनको साइंस से प्रॉब्लम हो सकती है तो आप सोच सकते हो कि उनके दिल और दिमाग, उनकी नसों में अनटचेबिलिटी, छुआछूत दौड़ने लग गया था। चपरासी फाइल फेंक देता था। किस पे फेंक रहा है? मुख्य सचिव पे। ये है एक दलित और ये क्या है कि अपर कास्ट का। ये एक दलित और ये है कि अपर कास्ट का। देख लो अंतर कहां तक हो रहा है। अब आगे मैं बताता हूं आगे इनके साथ क्या होता है। उन्नीस सौ 18 में ये जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। किसकी पोस्ट पे? पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। एक लेक्चरर की पोस्ट पे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में। उस समय एक लेक्चरर की पोस्ट खाली थी और लेक्चरर की पोस्ट पे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में। तो यहाँ पे जो छात्र थे, छात्रों ने पढ़ने से मना कर दिया। यहाँ पे जो छात्र थे उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया। और आगे देखो क्या होता है। फिर इनके प्रिंसिपल ने इनको समझाया कि एक बार 2-4 दिन आप डेमो लेके देखो, हम ऐसे किसी को निकाल दें तो अच्छा नहीं लगता, तो आप 1-2 दिन डेमो लेके देखो, फिर हम अपने आप इनको मना कर देंगे। तो इनके कहने पर छात्रों ने 4 दिन क्लास ली और 5वें दिन सारे छात्र कहाँ गए? ऑफिस में गए और कहा कि हम तो इन्हीं से पढ़ेंगे। अम्बेडकर की पहली जीत थी, यकीन मानिए इनकी पहली जीत थी भारत में कि किसी ने इनको चाहा है। दादा केलुस्कर, नवल किशोर पारसी, इनके माँ बाप, इनकी पत्नी रमाबाई, इनके बच्चे गुरु कृष्ण केशव अम्बेडकर, इनको छोड़कर इनको किसी ने नहीं चाहा भारत में। 4 दिन क्लास ली। ऑफिस में जाके बच्चे बोले कि हम तो एक आदमी हो जो 30 साल का लगभग का हो चुका हो और उसको चाहने वाले देखो कितने हैं, जो 30 साल का हो चुका हो। नवल किशोर पारसी 1, पत्नी 2, पिताजी 3, माता पिता 4-5, चाची 6, 3 बच्चे थे, 7-8-9। केलुस्कर 10, गुरु कृष्ण केशव अम्बेडकर 11। एक आदमी को पूरी जिंदगी में। और सियाजी राव, जो शिवाजी राव थे बड़ौदा स्टेट के, गायकवाड़ खानदान के जो दीवान थे, वो एक पूरे इंसान को 30 साल की उम्र में आप सोचो कि 15-20 जने ही चाहने वाले हो।
तो कैसा उसकी ऐसी कैसी उसकी जिंदगी निकले, बाकी सारे उससे नफरत करने वाले हो। तो ऑफिस में जाके बोले कि हम तो इन्हीं से पढ़ेंगे। ठीक है, पहली जीत थी भाई। इन्होंने काफी साल तक यहाँ 2 साल तक इन्होंने यहाँ पे पढ़ाया, लेकिन यहाँ इनके साथ ऑफिस में क्या होता था ये देख लो भाई। ऑफिस जो था वो था क्या, स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में इनके साथ क्या हुआ, इनको पहली बात तो मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है, पानी नहीं दिया जाता था मटके से पीने। दूसरा, इनके कोई साथ नहीं बैठता था। इनके जो साथी लेक्चरर थे, जो साथी लेक्चरर थे वो इनके साथ ऐसा भेदभाव करते थे। जो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ये समस्या ये है ही नहीं कि कोई अनपढ़ थे इसलिए कर रहे हैं, ये समस्या ही और है। पढ़े लिखे कर रहे हैं लोग। स्टाफ रूम में नहीं बैठने दिया जाता था। जो साथी लेक्चरर थे वो इनके साथ बैठते नहीं थे। साथ खाना खाना बहुत बड़ी दूर की बातें हैं, वहां पे भी इनके साथ भेदभाव हो रहा। और प्रोफेसर भी कैसा, प्रोफेसर देखो कैसा आया हुआ है, एमए पीएचडी किया हुआ, एमए पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर है ये। और उसके बाद में क्या होता है, ये काफी 2 सालों तक यहाँ सेवाएं देते हैं, अच्छी पोस्ट पे भी पहुंचते हैं ये 2 सालों तक। आगे बताता हूँ मैं। फिर ये धीरे धीरे लिखना शुरू कर देते हैं और एक पत्रिका छापते हैं जिसका नाम है मूक नायक। मूक नायक एक ये क्या थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका। एक मूक नायक नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका छापने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। कब, ये बात है 1920 की। लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ना, कि कोई अपने को सपोर्ट करने वाला तो चाहिए ना कि तुम छाप सकते हो, तुम्हारे को हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो जो इसमें सहायता करता है वो कौन करता है, कोल्हापुर के साहू। कोल्हापुर के साहू करते हैं इनकी। यहाँ के जो कोल्हापुर के जो दीवान थे वो कौन थे, साहू थे। और कोल्हापुर के जो साहू है वो इनकी सहायता करते हैं, साहू इनकी हेल्प करते हैं भाई। कोल्हापुर के साहू इनकी हेल्प करते हैं। और यही एक क्या रखते हैं, कोल्हापुर के साहू है ये रखते हैं दलितों का सामूहिक बोझ। दलित अम्बेडकर से काफी प्रभावित होते हैं और जो ये दलितों के लिए कर रहे हैं, और ये रखते हैं दलितों का सामूहिक बोझ रखते हैं। और इसमें सारे दलित ऐसे 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 बैठे, ये साहू जी बीच में बैठ के भोजन कर रहे हैं, नीचे ही बैठ के सारे के सारे। तो ये इनकी एक कोशिश थी। अब बाकी का जो पार्ट बचा है वो हम कल पूरा करेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि अम्बेडकर ने कैसे आगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एमएससी, डीईसी और बैरिस्टर और लॉ की पढ़ाई की, और कैसे इनका भारत में भारतीय राजनीति में धीरे धीरे इनका प्रवेश होना हुआ शुरू हुआ। गांधी जी के साथ कैसे इनके मतभेद रहे और आगे चल के कैसे संविधान निर्माता, संविधान के जनक बने। धन्यवाद। ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और मैं दूसरा पार्ट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो डालूंगा वीडियो ऑन डिमांड के ऊपर, कि मैं दूसरा पार्ट इसका तभी डालूंगा जब स्टूडेंटों की इनकी डिमांड होगी कि हम और जानना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, हम इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। तो इसलिए ये आपके कमेंट बॉक्स में यदि ये डिमांड होगी तब मैं डालूंगा इनका कल दूसरा पार्ट। तो आप आज इसको देखिए, समझिए, एक स्टूडेंट की तरह समझिए इसको। किसी भी जातिगत व्यवस्था या कास्टिज्म के ऊपर ले जाके मत समझिए, एक स्टूडेंट होके समझिए इन चीज़ों को कि एक्चुअल में उस समय वर्ण व्यवस्था क्या थी और कहाँ तक गलत थी। कैसे दलित दो दो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, एक अंग्रेजों के खिलाफ और एक अपनों के ही खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसको ऐसे समझिए आप, तो आप लोगों को समझ में आएगी कि वर्ण व्यवस्था एक्चुअली में कितनी खतरनाक हो सकती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।